नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हमारा आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है कि आ गया मंकी पॉक्स, कैसे करें बचाव। अभी तक केवल इतना ही सुना था कि मंकी पॉक्स नाम का एक बहुत खतरनाक वायरस है जो कि दूसरे देशों में पनप रहा है, लेकिन अब यह दस्तक दे चुका है भारत में। पहला मरीज केरल के कोल्लम जिले से पाया गया है। दुबई से विदेशी यात्रा कर वो वापस लौटा था। अभी मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज लगातार चल रहा है। यह वायरस आता कहां से है, कितना खतरनाक है, आप तक कैसे पहुंच सकता है, बचाव के तरीके कैसे हैं, बचाव हो भी सकता है या नहीं, सावधानियां किस तरह से बरतनी हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। डॉक्टर्स, पैनलिस्ट, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, सारे सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। अभी कोरोना को लेकर लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि मंकी पॉक्स ने लोगों को फिर से बेचैन कर दिया। जी हां, दुनिया भर में अपनी दहशत दिखाने वाला मंकी पॉक्स वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। अब तक मंकी पॉक्स के जिन मरीजों का जिक्र हम विदेशों में ही करते थे, अब वो भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में मिला है। यात्री कुछ समय पहले ही दुबई से केरल लौटा था, जिसे अब पूरी तरह डॉक्टर्स और अनुसंधान विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जा रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार का ही एक हिस्सा है। इसको आम भाषा में चेचक भी कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही। डॉक्टर्स का मानना है कि ये बीमारी जानवरों से फैल रही है, इंसान से इंसान में इतनी आसानी से ये नहीं फैल रही। ये वायरस बंदर के अलावा कई और जानवरों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, जैसे गिलहरी, चूहा, बंदर, कुत्ता आदि। वायरस से होने वाले इस भयानक रोग के लक्षण जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण? तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द, हर समय चिड़चिड़ापन, शरीर के कई हिस्सों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते और फफोले, लगातार बॉडी में ताकत की कमी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अब बैठक कर यह तय करेगा कि मंकी पॉक्स को वैश्विक महामारी घोषित किया जाए या नहीं। लेकिन इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं, आप ये भी जान लीजिए। मंकी पॉक्स से बचाव। मंकी पॉक्स संक्रमित लोगों से दूरी बनाएं। बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह लें। ज्यादा दवाइयों के सेवन से बचें। भ्रामक जानकारियों से बचें। डॉक्टर्स का यही कहना है कि सावधानी रखते हुए इस बीमारी से भी पार पाई जा सकती है, मगर लापरवाही का अंजाम काफी बुरा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे विषय को आपने समझा कि आखिरकार मंकी पॉक्स वायरस है क्या। ऑर्थोपॉक्स वायरस की ही एक कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, उससे संबंध रखता है। हो कैसे सकता है, आप तक पहुंच कैसे सकता है, और सावधानियों के तरीके क्या हैं, सारी बातें आपने देखी। अब जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जुड़े हैं, जो कि DSO गुरुग्राम है। उनसे पहले बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। मैं पहला प्रश्न सर आपसे यही करना चाहूंगा कि ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, कम्युनिकेबल है। लोगों में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा भय बना हुआ है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, उनका मार्गदर्शन करें कि ये कम्युनिकेबल है, कितना खतरनाक है और कैसे इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब। बिल्कुल केशव जी, जो यह वायरस है, यह हमारा जैसे अदर वायरल डिजीज होती है, चाहे हम कोरोना वायरस की बात करें, जैसे अदर वायरल डिजीज है, तो यह एक कम्युनिकेबल वायरस है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, परंतु जो इसका कम्युनिकेशन का तरीका है वो यह जैसे कॉमन रूप से आपको कि बुखार आएगा, या शरीर पर आपके दाने हैं, स्किन का इन्फेक्शन है, या आपका गला खराब है, ग्रंथियों का इन्फेक्शन है, जो हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है इसमें। तो इसके फैलने के जो तरीके बताए गए हैं, यह है कि एक तो कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई आपके इंटरनेशनल ट्रैवलर आया है उन देशों में जहाँ पर मंकी पॉक्स का संक्रमण है, और आपको लगता है सिम्टोमेटिक है, तो जो अगर उसके स्किन का इन्फेक्शन है, तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि उसको आप एक अलग रूम में आइसोलेट कर दें। और आप अगर उसकी बेडिंग, यानी कि जिस पर वो सोता है, या जो आप जो भी क्लोथिंग है, जैसे कोई टॉवल है, अगर आप
उससे अपने शरीर को साफ करते हैं, बेडिंग से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। दूसरा जो इसमें आया है, यह जो वायरस है ये लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। मान लो कि आपके पास में है व्यक्ति और जोर से खांसी कर रहा है, उसका जो सिक्रेशंस हैं वो आपके कॉन्टेक्ट में आती है तो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है ये इन्फेक्शन। यह एक स्मॉल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलने वाला नहीं है, ना ही यह कोई एयरबोर्न इन्फेक्शन है। तीसरा जो इसमें बात है कि इसमें केसेस आ रहे हैं कि यह हमारे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे आप अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं तो यह संक्रमण आपको हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे बचने के तरीके भी वही है। देखिए कोविड में हम अभी जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो मास्क हमारे लिए इसमें भी एक बड़ा ही बचाव का हमारे लिए एक साधन लगा लीजिए आप, या मास्क से आप जो एयरबोर्न इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से बचाव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति लगता है कि जिसको बुखार और जो स्किन का जो इन्फेक्शन बताया है सस्ते हो जाते हैं, या ओरल अल्सर, माउथ में अल्सर लगते हैं आपको, और जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि जिन देशों में या अफ्रीकन कंट्रीज में या यूएस में, या अगर वहां से कोई आदमी आया जिसमें इस तरह के संक्रमण है तो आप उससे अपनी दूरी बना करके रखें। और इन्फेक्शन लगता है तो उसका हमारे स्वास्थ्य विभाग को जरूर जानकारी दें ताकि उसका उचित सैंपल लेकर और लैब में जांच के लिए मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि इस तरह की रिसर्च और जानकारियां भी सामने आई हैं कि जानवरों के सीधे संपर्क में रहने से फैल सकता है, तो जो पेट लवर्स हैं खासतौर पर, क्या उन्हें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है? देखिए जो ये मिला है कि जो हमारे स्क्वॉल्स में मिला है या जो मंकी में मिला है या रैट में, पर जो लोग मीट खाते हैं अंकों की वजह से मीट ना खाएं, और अगर आपको लगता है कि आपका पेट पर अभी तक कोई डोमेस्टिक पेट में या इस तरह का केस नहीं आया। ठीक है। अगर कोरोना से हम तुलना करते हैं इसकी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, तो क्या कुछ समझा जाए? मतलब आम आदमी को आम भाषा में कैसे समझाएं कोरोना से तुलना करते हुए सर, कि उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे कम खतरनाक है, बराबर है, ठीक हो सकता है? देखिए बिल्कुल वायरल डिजीज है, और जैसे मोस्टली जो हमारी वायरल डिजीज है सब में यही रहता है कि यह अपने सेल्फ लिमिटिंग डिजीज रहती है। देखिए इसका 2 से 3 हफ्ते तक का जो पीरियड रहता है कि जब तक आपके जो शरीर पे फोड़ा है उसका जो खुरंड, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, जब तक आपका स्कैब या जो खुरंड है वह अपने कंप्लीटली ना गिर जाए तब तक बंदा इन्फेक्टेड रहेगा। जहां तक मोर्टेलिटी की बात है तो वायरस इतना मोर्टेलिटी नहीं इसकी, वो लगवाता है कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या और है तो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो ज्यादा हो सकती है, पर मोर्टेलिटी रेट इसका वही 1 से 5%, इससे मैक्सिमम 10% रिपोर्टेड है। परंतु इससे घबराने की हमें जरूरत नहीं है, आप सावधानी रखें। कोविड का देखिए जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट की जो हमने सेकंड वेव में मिला वह जरूर खतरनाक था, परंतु जब जो अब कोविड का वेरिएंट है, कोविड के क्योंकि अलग अलग सब वेरिएंट निकल कर सामने आ रहे हैं तो कोविड की सीवियरिटी भी ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। तो यह भी अगर तुलना की जाए तो कोविड का डेल्टा वेरिएंट इससे कहीं खतरनाक था। यह एक वायरल डिजीज है जो मंकी पॉक्स है, तो इससे इतना पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियातन तौर पर जो सावधानियां बताई गई है वह आपको जरूर बरतनी है। अच्छा, ये तो सावधानियों की बात होगी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर कोई गिरफ्त में आ ही जाता है, अगर कोई आप इन्फेक्टेड हो ही जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ सुझाव है हो सकते हैं? सर इसके लिए जैसे हमने जब ये मई में ही आया था, जब वर्ल्ड लेवल पे जब केस डिटेक्ट हुए थे, क्योंकि इंडिया में तो अभी रिपोर्ट हुआ है ये केस, तो हमने तभी से एक तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सबको दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि ऐसे केसेस के लिए आप अलग से सेपरेट रूम या सेपरेट वार्ड अपना रिजर्व करके रखें, ताकि कोई इस तरह का संक्रमित व्यक्ति रहता है तो उसको जब तक उसका जो मैंने बताया कि आपका स्किन का जो लास्ट स्टेप फॉर्मेशन नहीं गिर जाता तब तक उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखा जाएगा। और मेरी यही गुजारिश है इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आता है, सेल्फ रिपोर्टिंग होता है, तो कृपया करके हमें जरूर बताएं स्वास्थ्य विभाग को, ताकि उसका सैंपल लेकर भेजा जा सके, उसको आइसोलेट किया जा सके और कम्युनिटी में आगे ना फैले। कोरोना वायरस था डॉक्टर साहब, दुनिया ने पहली बार देखा था और बहुत समय लगा था बहुत विकसित देशों को भी अपना मेडिकल एपरेटस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए। ये भी एक नए वायरस के तौर पर जो है सामने आया है। भारत जैसे देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है मेडिकल एपरेटस को तैयार करने के लिए? हम कितने तैयार हैं इसके लिए?
सर जैसे वायरल डिजीज में इसमें भी मेनली जो हमारा रहता है मोस्टली वायरस डिजीज में हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहता है। जो दवा और जो मेडिसिन इसके लिए वो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो इसके लिए कोई बेफिक्र होकर रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक लोगों में इस बात का भी कंफ्यूजन है कि ये लाल चकत्ते बनने जो शुरू होते हैं या जो पस भरे धब्बे होते हैं, शुरुआती तौर पर इसे कैसे पहचानें? लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये कोई स्किन डिसऑर्डर हो सकता है या फिर ये मंकी पॉक्स है, इसे कैसे पहचानें? इसमें देखिए जो अपने लगता है कि इसमें एक तो बुखार आपको जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो माना गया है वो 5 से लेकर 21 दिन तक माना गया है। अगर आप कहीं से ट्रेवल करके आए हैं तो खुद को अपने इस तरह का अगर कोई सिम्टम आता है तो कॉन्टेक्ट जरूर किया जाए। इसमें आपको स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि आपके माउथ में अल्सर है, कोई माउथ में अल्सर है, अपने कोई फोड़ा है, या मेनली जो हमारा फेस से शुरू होता है मुंह से और फिर फैलता फैलता अपने के शरीर पे, अपने छाती पे, हाथों पे। और इसमें एक जो खास बात है कि जो मोस्टली अदर स्किन डिजीज में इसमें जो आपका पाम है जिसको हम हथेली बोलते हैं और जो हमारे तलवा है, जो पैर का तलवा है, इससे भी इन्वॉल्वमेंट इसकी देखी जाती है। तो स्किन मैनिफेस्टेशन जो हमारी स्मॉल पॉक्स की बीमारी जिसको जो इरेडिकेट हो चुकी है उससे मिलते जुलते इसकी स्किन की मैनिफेस्टेशन आती है। बड़ा आपको लाल रंग का डीप सर्कल मिलेगा, शुरू में पेनफुल होता है और बाद में उसमें खारिश ज्यादा आने लगेगी। ठीक है सर, एक सवाल ये भी साथ साथ बन रहा है जो लोगों के मन में आ रहा है कि क्या ये घर पर भी उपचार इसका शुरुआती तौर पर संभव है? सर देखिए मेनली जो वायरल डिजीज है इसका उपचार घर पर जरूर संभव है, परंतु क्योंकि यह बीमारी एक किस्म से नई है तो ऐसे केसेस को हम हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन करेंगे, हम घर पर इस चीज की इजाजत नहीं। ठीक है, डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। एक सवाल मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, हालांकि डॉक्टर साहब जसवाल जी से बात कर रहे थे हम इस बारे में, जयप्रकाश जी से, कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि किसी स्किन डिसऑर्डर को और मंकी पॉक्स को कैसे डिफरेंशिएट करें, अंतर कैसे पहचाने दोनों में? मंकी पॉक्स और जो चिकन पॉक्स है, और बेसिकली जो बेसिक तो डिफरेंशिएशन करनी है आपने जो उससे करना है वो चिकन पॉक्स से करना है। तो चिकन पॉक्स जो होता है पहले तो उसका वायरस अलग है, वो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है, उससे होता है, जो कि दो बीमारी करता है, चिकन पॉक्स और हर्पीस जोस्टर। और आपका जो ये वाला वायरस है पॉक्स ग्रुप ऑफ वायरस जो कि ये करता है, ये स्मॉल पॉक्स करता है, बफेलो पॉक्स करता है और जो है अपना मंकी पॉक्स करता है। तो अब ये पॉइंट आ गया कि क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को चिकन पॉक्स हो रहा है या पेशेंट को जो है आपका मंकी पॉक्स हो रहा है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इसमें यह है कि जो चिकन पॉक्स है उसमें भी ब्लिस्टर्स बनते हैं 2 से 5 mm के, जो कि पहले अपना पैप्यूल्स बनते हैं, फिर पस्ट्यूल, फिर वेसिकल्स, फिर वो कश बन के स्कैब ऑफ हो जाते हैं, स्लफ ऑफ हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे पस वाले दाने बनते हैं, बिल्कुल चिकन पॉक्स टाइप, और मंकी पॉक्स में एक्शन बनते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन ये है कि चिकन पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे आते हैं, इसके एकदम से सब जगह आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पाम्स एंड सोल्स में ज्यादा होता है, हाथ हथेलियों में और जो है पाम्स के अंदर होता है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है मंकी पॉक्स के अंदर लिम्फेडेनोपैथी होती है, जो कि गले के पास गांठें बन जाती हैं, इंग्वाइनल रीजन में हो जाती हैं, जांघों के पास और बगल में हो जाती हैं। तो अगर ये सिम्टम्स भी साथ में मौजूद हैं ब्लिस्टर्स के साथ यानी रैश के साथ, तो जो है आप ये मानोगे कि जो है ये मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स नहीं है। 3 मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंट हुए कि पाम्स एंड सोल ज्यादा इन्वॉल्व हैं। दूसरा ये कि जो है आपका सिम्टम्स मंकी पॉक्स में एक समान तरीके टाइम पे आते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिम्फेडेनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड जो गांठें हैं गले की, बगल की और इंग्वाइनल रीजन की मौजूद होती हैं, जो जनरली जो है उसमें जो है चिकन पॉक्स में नहीं होती। ठीक है, ये धब्बे जो परमानेंट है क्या सर, जो आते हैं शरीर के ऊपर? शरीर के ऊपर जो ये धब्बे आते हैं ये बेसिकली थोड़े से डीप स्कार्स जो छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको बीमारी हो तो उसकी स्किन केयर प्रॉपर हो। स्किन केयर प्रॉपर का मतलब ये है कि आप उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाओ
और उसको जो कुरेदोगे तो नीचे तक छेड़ दोगे तो स्कार ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तीसरी बात यह है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो ताकि आपको भी चोट ना लगे किसी से जो मरीज है, और किसी और को, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्शन का भी स्किन टू स्किन है, तो वो किसी और को स्प्रेड भी ना हो साथ में। अगर खुजली होती है तो खुजली की दवाई खिलाई जाए मरीज को ताकि वो खुजली ना करे, उसको इचिंग ना करे। अगर पस फॉर्मेशन होती है तो ओरल एंटीबायोटिक दी जाएंगी ताकि वो सुखाए जा सके टाइम से। ठीक है, ठीक है डॉक्टर और जयप्रकाश, अगर परमानेंट स्कारिंग होती भी है तो उसकी केयर बाद में की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट पहले ठीक हो जाए। हाँ, मतलब कोई सर्जिकल मेथड्स तो बाद में यूज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों में डर है इस बात का कि अब सर इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि मंकी पॉक्स के स्किन लीजन्स हैं, उनके वेरिएशन 2 to 5 mm का जो लीजन बनता है, जो आपका दाना बनता है फिशूल में, 2 से 5 mm का छोटा दाना होता है, और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज वो वेरी करते हैं। 5 से कम भी हो सकते हैं और 500 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हो गए तो दिक्कत है। अगर जनरली जो है ये जो वेरिएंट अब की बार आया है, वेस्ट अफ्रीकन जो वेरिएंट है, ये माइल्ड वेरिएंट है, तो इसमें जो है 99% केसेस में तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, तो इतना सीवियर नहीं जाता कि इतने लीजन्स हो जाएं कि उसमें इंटरवेंशन या लेजर या कोई और चीज हमें करने की जरूरत पड़े। ठीक है, मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी आपके पास आता हूं। इसकी वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, अगर सर ये जानकारी ली जाए तो? सर देखिए, वैक्सीनेशन का जो है एंशिएंट टाइम में था, परंतु अभी फिलहाल कोई मंकी पॉक्स के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है इसमें वैक्सीनेशन को। अच्छा, WHO इसको वैश्विक महामारी घोषित करने के बारे में भी विचार कर रहा है, तो WHO अगर इसे एक वैश्विक महामारी घोषित करता है तो क्या ये चुनौती हो सकती है भारत जैसे देश के लिए भी? सर देखिए, जहाँ पे इतना आबादी वाला देश है, तो परंतु डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ केसेस आते हैं, और क्या हमारी, अगर हम वही है कि आप लोगों के थ्रू से, आप शुरू से ये कि हमारा बड़ा सीनियर वन के साथ दिया कोविड टाइम से, तो जो बेसिक अगर प्रोटोकॉल है उनको हम फॉलो कर पाए तो मेरे को नहीं लगता कि हम इस वैश्विक महामारी से बनने देंगे। इसको बड़े आसान तरीके से काबू में पाएगा। ठीक है, अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूँ। ये बीमारी देखने में थोड़ी मतलब इस तरह की लगती है कि दूसरे एक आदमी जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन को देखना तक भी पसंद नहीं करता, हीन भावना से देखता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, अब उसमें अब जो मरीज है उसका भी मॉरल बहुत डाउन होता है। तो ऐसी सिचुएशन को जो मरीज है, जो इन्फेक्टेड अगर हो जाता है, वो कैसे टैकल करेगा सर? सर ये जो स्थिति मंकी पॉक्स की है वो सेम है जो कोरोना की है। इट्स अ इन्फेक्टिव डिसीज। इसमें जो है पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है हमने, है ना, पेशेंट को जो है मास्क पहना के रखना है, उसके जो बर्तन हैं, उसके जो कपड़े हैं, उनको और लोगों को कॉन्टेक्ट से इन्फेक्शन ना हो, सारी केयर जो है वही है जो कि कोविड के अंदर है। और क्योंकि ये जो वेरिएंट आया वेस्ट अफ्रीकन, ये कॉन्गो बेसिन नहीं है जो ज्यादा फेटल होता है, तो मेरे ख्याल से पेशेंट्स को भी एज ऑफ नाउ, जो कि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम डाउन नहीं है, जो छोटे बच्चे नहीं है, उसमें इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पेशेंट को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और जो जनता है उसको भी जो है इसको उसी तरह ट्रीट करना है हम लोगों ने जैसे हम कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं। तो कोरोना कोई नया तो है नहीं हमारे लिए। कोरोना तो हमने उसके बारे में जो है देखा जाए तो काफी हद तक चीजें बेटर हो गई है पहले से, है ना। इसी तरह से ईश्वर ने चाहा तो ये भी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सब कंट्रोल हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, अपना कीमती समय देने के लिए।